तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। वर्ल्ड वॉर टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक वॉर के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम की है। तो इसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो वर्ल्ड वॉर टू थी, ये लड़ी गई थी एलाइड और एक्सिस नेशंस के बीच में। एलाइड और एक्सिस क्या थे? ये थे मिलिट्री अलायंसेस देशों के बीच में। मिलिट्री अलायंसेस होते हैं कि दो देश आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो हम तुम्हें बचाने आएंगे, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम तुम्हें बचाने आएंगे, अगर जंग छिड़ गई तो तुम मेरी साइड से लड़ोगे। तो इस तरीके से होते हैं मिलिट्री अलायंसेस। तो इसमें दो अलायंस थे। एक तो था अलाइड अलायंस। तो अलाइड थे, उसका लीडर था यूएसए। यूएसए जिसने वर्ल्ड वॉर वन को जितवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उसके साथ थे फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना। अब सोवियत यूनियन जो उस टाइम पर रशियन एम्पायर था, ब्रिटेन तो ब्रिटेन ही था और फ्रांस फ्रांस था। तो ये तीनों तो थे ऑलरेडी। इसमें एक नया एडिशन था, वो था चाइना का। और दूसरी तरफ थे एक्सिस नेशंस। एक्सिस नेशंस को लीड कर रही थी नाजी जर्मनी। अब इसको मैं जर्मनी के अलावा नाजी जर्मनी क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में थे फैसिस्ट इटली और इंपीरियल जापान। तो अगर मैं आपको एक मैप में दिखाऊं तो यहां पर एलाइड नेशंस को तो लीड कर रहा है यूएसए, जिसके साथ बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, और ऊपर बैठा है सोवियत यूनियन। तो ये जो नेशंस हैं जो ब्लू कलर में आपको और भी बाकी जगह दिख रही है, वो इन्हीं की टेरिटरीज हैं या इनके साथी हैं या इनकी कॉलोनीज हैं। बट जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो यही पांच हैं। और एक्सिस नेशंस की तरफ हैं, सबसे पहले तो है जर्मनी जो उनको लीड कर रहा है, उसके नीचे है इटली, और यहां पर एशिया के अंदर है जापान। तो ये तीनों तो हैं एक्सिस नेशंस। अब इसके बारे में एक थोड़ी सी फैक्चुअल चीज बताऊंगा मैं आपको कि ये हिस्ट्री की, आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री की ब्लडीएस्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब इतना खून खराबा किसी भी और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंसानी इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, जिसमें 7 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं। माइंड इट, 7 करोड़ कोई बहुत छोटा नंबर नहीं होता है। 7 करोड़ लोग बहुत होते हैं। मतलब अगर हम इसको वर्ल्ड वॉर वन से कंपेयर करें जिसमें 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ लोग मरे थे, इसमें 7 करोड़ लोग मरे थे। तो अब इंपॉर्टेंस तो ये इतिहास में रखता है। अब कोई चीज हुई है वो भी वर्ल्ड वॉर टू जैसी, जिसमें 7 करोड़ लोग मरे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। और कुछ ना कुछ कारण नहीं, बहुत सारे कारण रहे थे, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज तो थी अनफेयर ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस। वर्सैलिस जो कि एक फ्रांस का शहर है, ये ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस ही थी 1919 में जो हुई थी, जिसके अंदर जर्मनी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि हाँ हम अपनी हार मानते हैं, वी सरेंडर। तो अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस थे जो जर्मन्स के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थे, जिन्हें एक्सेप्ट करना एक तरीके से उनके लिए शर्मनाक बात थी कि हमारे साथ ये हो रहा है, और उन्हें सहना बहुत कुछ पड़ रहा था। अब इसमें मैं थोड़ी सी अगर आपको चीजें बताऊं तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी रीइंबर्समेंट ऑफ वॉर। रीइंबर्समेंट यानी कि जो कितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और रशिया का, वो सारा खर्चा जर्मनी उनको वापस करेगा। क्योंकि जंग में नुकसान तो देखो जर्मनी का भी उतना ही हुआ है जितना उनका हुआ है। बट जर्मनी क्योंकि हारा है, ट्रीटी उनके फेवर में नहीं है, तो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, मेन रोल इनमें इन दोनों का ही था, उन्होंने बोला कि आप सारा कुछ, आपकी गलती से वॉर हुई है और आप सारा कुछ हमें पैसा वापस करोगे अब इसका। तो उसकी वजह से एक तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया था जर्मनी के ऊपर, और जर्मनी ने एक स्पेशल टैक्स तक बना दिया था इसके लिए कि ये टैक्स इसलिए है कि हमें क्योंकि वॉर की रीइंबर्समेंट भरनी है। तो इस वजह से जो जर्मन जनता थी वो काफी एक फील करती है कि हम क्यों भर रहे हैं ये चीज। दूसरी चीज थी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी लगा दी थी जर्मन आर्मी पे और जर्मन एयरफोर्स पे। क्यों? क्योंकि जर्मन आर्मी को बोल दिया था कि आप 1 लाख से बड़ी आर्मी रख ही नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि आप खतरा हो दुनिया के लिए, आप 1 लाख से बड़ी आर्मी नहीं रख सकते। और एयरफोर्स पे तो लिटरली बोल दिया बैन, हम नहीं लगाने देंगे तुमको एयरफोर्स। यहाँ पर दुनिया एयरफोर्स में नई नई तरक्की शुरू कर चुकी है, एयरफोर्स का जमाना आ चुका है वर्ल्ड वॉर आते आते, और जर्मनी को बोला गया कि तुम एयरफोर्स बना ही नहीं सकते। तब इसके बाद जब जनता इतनी परेशान है, तो इस टाइम पे एक हमारा एक हीरो या विलन जिसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, अडोल्फ हिटलर, इसका राइज होता है जर्मनी के अंदर। जर्मनी के अंदर जब लोगों को दिख रहा था कि यार ना तो पैसे हैं, ना तो एम्प्लॉयमेंट है, और एम्प्लॉयमेंट है भी तो ऊपर से टैक्सेस इतने हैं, ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमिलिएशन हमें सहनी पड़ रही है वो अलग, तो उसकी वजह से लोग भरे पड़े बैठे थे। और उस टाइम पे हिटलर जैसा नेता जो आके बोलेगा कि मैं जर्मनी को दुनिया का सबसे बढ़िया देश बनाऊंगा, वी आर द आर्यन रेस, हम दुनिया के ऊपर राज करने के लिए बने, तो बड़ी प्यारी लगती हैं वो बातें। और उस टाइम पे जर्मन्स को भी लगी थी, तो उन्होंने अडोल्फ हिटलर का पूरा सपोर्ट किया, और मूवमेंट चला था नाजी मूवमेंट। इस वजह से जर्मनी को हम नासिस्ट जर्मनी बोलते हैं उस टाइम की। और सेम ही चीज इटली में भी हुई थी, बट उसमें एक तरीके से इसका रिपैकेज्ड फॉर्म ही था। जो चीज हिटलर जर्मनी में चला रहा था वही सेम चीज बेनिटो मुसोलिनी इटली में चला रहा था। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाऊं कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, ये दोनों एक साथ बैठे हैं, ये लेफ्ट में हमारे बैठे हैं बेनिटो मुसोलिनी और राइट में है अडोल्फ हिटलर। इन दोनों की आपस में विचारधारा इतनी मिलती जुलती थी कि ये दोनों अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, और इन दोनों ने अलायंस भी बना लिया था, ये पूरी तैयारी में थे कि हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। तो ये चीज थी। तीसरा हमारा जो एक्सिस नेशंस का तीसरा प्लेयर था, मिलिटराइजेशन ऑफ जापान, यानी कि इंपीरियल जापान का राइज हुआ। अब जापान के बारे में आपको एक मैप से, इस मैप से समझाना चाहूंगा मैं। देखो जो जापान था ना, वो एशिया का इकलौता देश था जो इंडस्ट्रियलाइज था फुल्ली। एशिया में और कोई देश नहीं है जो फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बट जापान इकलौता है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पैसे आने शुरू हो गए, और उन्हें चाहिए अब और रॉ मटेरियल, और उन्हें चाहिए अब टेरिटरीज। और जापान कभी कॉलोनीज नहीं बनाता था, जापान बनाता था अपनी टेरिटरीज, और जो टेरिटरीज बनाता है उन्हें हम इंपीरियलिस्ट बोलते हैं। जैसे ये ब्रिटेन और फ्रांस है, ये कॉलोनिस्ट है क्योंकि ये कॉलोनीज बनाते थे, अपनी टेरिटरी नहीं बनाते थे। बट जापान अपनी टेरिटरीज बनाता था। तो उन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कोरिया नॉर्थ और साउथ दोनों, ऊपर मंचूरिया, यहाँ पर नीचे थाईलैंड, ये सारी जापानीज टेरिटरी हो चुकी थी। और जो आज के टाइम पे हम देखते हैं ना रिस्पेक्टफुल से बड़े प्यारे से लोग हैं जापानीज, वो उस टाइम पे नहीं थे। वो बड़े ही मतलब खूंखार टाइप की इमेज थी उनकी। और मतलब कोरियंस को, चाइनीज को, और जो थाई पीपल होते थे, इनको तो ऐसे सेकंड क्लास सिटीजन मानते थे वो, कि ये तो कुछ नहीं है हमारे आगे। तो ये चीज भी थी। तो एशिया में जापान का एक एम्बिशन था, जापान चाहता था कि मैं और बड़ा हूं, और इसीलिए उसने हिटलर के साथ और बेनिटो मुसोलिनी यानी कि नाजी जर्मनी और फैसिस्ट इटली के साथ हाथ भी मिला लिया था। एक अगला कारण था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ये लीग ऑफ नेशंस थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी कि ताकि वर्ल्ड वॉर 1 जैसी दोबारा चीज ना हो। बट ये चीज हो गई फेल। फेल क्यों हुई? क्योंकि जब लीग ऑफ नेशंस बोल रहा था कि यार जर्मनी है वो मिलिटराइजेशन कर रहा है, वो दोबारा कुछ करेगा, ये होगा वो होगा, किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। वो बोल रहा था कि हम फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाते हैं, ट्रेड बंद कर देते हैं जर्मनी के साथ। तो उस टाइम पे फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और यूएस ने सीधा मना ही कर दिया कि हम नहीं कर रहे बंद, कर लो क्या करोगे। तब किसी ने सुनी ही नहीं, तो इनका कुछ होना भी नहीं था। तो ये तो बिल्कुल ही बुरी तरह फेल हो गया था। और एक तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1929 का। डिप्रेशन है कि महंगाई बढ़ चुकी है, सैलरीज लोगों की बढ़ नहीं रही, तो उस टाइम पे लोग वैसे ही चिड़चिड़े हो जाते हैं कि क्या करें अब। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स जर्मनी बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। जो फ्रांस और ब्रिटेन है ना, इन्होंने जर्मनी को टोका कम था। अब इसको कम टोका, इसके दो बड़े रीजंस थे। एक तो था कि जर्मनी को राज चल रहा था हिटलर का, जो कि था संकी। अगर उसके साथ ज्यादा पंगे लिए तो उसने सीधा वॉर ही छेड़ देनी है बिना सोचे समझे। दूसरा रीजन था कि यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है ना, इसके अंदर रशियन रेवोल्यूशन के बाद आ गया था कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म होता है कि सारा आपका सब कुछ सरकार देखेगी, सारी आपकी कर्ता धर्ता सब सरकार है, सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे, सब लोग सरकारी घर में रहेंगे, सारी जमीनें सरकारी होंगी, सब कुछ सरकारी होगा। और इस तरफ
फ्रांस और ब्रिटेन थे कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन नेचुरली कम्युनिस्ट ही होता है। तो वो चाहते थे कि कम्युनिज्म उनके देश तक ना पहुंचे, और उनके देश तक ना पहुंचने के लिए इकलौती दीवार जो उनके बीच में थी वो थी जर्मनी। तो वो चाहते थे कि जर्मनी पावरफुल रहे और कम्युनिज्म रशिया से या फिर सोवियत यूनियन से ट्रैवल करके उनके देश तक ना पहुंचे। तो इस वजह से अपीजमेंट भी हुई। तो ये सारे कारण इकट्ठे हो गए और इसकी आड़ में जर्मनी ने अपनी मिलिट्री पावरफुल कर ली। जर्मनी ने छोटे मोटे जो आसपास के देश थे, रोमेनिया था जैसे कि, उसके ऊपर कब्जा ही कर लिया। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई। तो इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन की अगर मैं बात करूं तो वो था जर्मन्स का इन्वेजन ऑफ पोलैंड। अब पोलैंड का अगर मैं आपको मैप दिखाता हूँ, यहां पर ये था पोलैंड का मैप। ये येलो कलर में है ना, ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, ये सोवियत यूनियन है। तो जर्मनी ने 1 सितंबर को अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर। पोलैंड के ऊपर क्यों अटैक किया? क्योंकि जर्मनी को चाहिए थे पैसे, क्योंकि इतनी हैवी मिलिटराइजेशन करी थी जर्मनी ने, इतने पैसे खर्च करे थे कि हमें अपनी आर्मी और नेवी और एयरफोर्स इतनी तगड़ी बनानी है, टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ कि पोलैंड के ऊपर उन्हें अटैक कर दिया कि हमें अब टेरिटरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, सस्ता लेबर भी मिल जाएगा, थोड़े बहुत जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन ने भी अटैक कर दिया पोलैंड के ऊपर ही। इन्होंने 1 सितंबर को करा था, इन्होंने 19 सितंबर को कर दिया। इन्होंने क्यों करा? क्योंकि इनको एक बनाना था बफर जोन यहाँ पर, कि जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 की तरह डायरेक्ट बॉर्डर हमारे साथ ना लगे। उसके लिए सोवियत यूनियन ने ये एरिया कैप्चर कर लिया पोलैंड का। अब पोलैंड इसके लिए मारा गया, बट सोवियत यूनियन का अपना इंटरेस्ट था कि मुझे एक दीवार खड़ी करनी है, एक बफर जोन बनाना है बीच में जर्मनी के और अपने, ताकि जर्मनी का बॉर्डर मेरे साथ डायरेक्टली ना लगे। और इन दोनों के बीच में ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग और एक अग्रीमेंट भी साइन हो गया कि हाँ इतना एरिया तुम्हारा और इतना एरिया हमारा। तो ये जो डार्क येलो सा कलर है, इससे दिख रहा है ये जर्मन टेरिटरी हो चुकी थी, और ये जो लाइट क्रीम सा कलर दिख रहा है ये सोवियत टेरिटरी हो चुकी थी। तो इस तरीके से पोलैंड के ऊपर तो हो गया कब्जा। अब इसको देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन को लगा यार अब तो सर पानी के ऊपर से जा चुका है, हिटलर है उसका दिमाग फिर चुका है, उसने कर दिया पोलैंड के ऊपर हमला, अब हमारी बारी आने में ज्यादा टाइम नहीं है। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बोल दिया हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं जी वॉर। तो ऐसे स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर 2। अब आगे जब वर्ल्ड वॉर 2 चली, अभी तो चल रही थी पोलैंड के साथ सब कुछ ठीक था, चलो इतना कुछ ज्यादा नहीं था। बट जब जर्मन्स ने अटैक किया फ्रांस पे, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जर्मन्स ने फ्रांस को बड़ा टारगेट किया था। पिछली बार वो गए थे बेल्जियम के रास्ते से, यहाँ मैं मैप दिखाता हूँ आपको। तो पिछली बार तो जर्मन्स गए थे यहाँ से कि बेल्जियम को कैप्चर करेंगे, 1 हफ्ते में वो कर लिया, 2 हफ्ते में हम यहाँ पर पेरिस तक पहुंच जाएंगे और पूरा फ्रांस हमारा। अब की बार जर्मन्स ने करना तो फ्रांस के ऊपर ही था हमला, बट फ्रांस वाले अब की बार तैयार थे, यहाँ पर पूरी अपनी दुनिया भर की फोर्सेस बिठा दिए, ट्रेंचेस खोद दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया। बट जर्मनी एज विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतनी बढ़िया जीत के बाद बेल्जियम की पिछली वर्ल्ड वॉर में, वो अब की बार जाते हैं यहाँ इस एरिया में से। और ये एरिया वो एरिया था जो कि जंगली था और पहाड़ी था। तो इसके थ्रू जर्मन्स मूव करते हैं, जहां से एक्सपेक्टेड ही नहीं था फ्रेंच फोर्सेस को कि यहां से आएंगे जर्मन्स। और वो यहां से आने के बाद पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो गए, और जो बाकी रिजर्व जर्मन फोर्सेस थी उन्होंने भी फिर यहां से हमला करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते 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 इन्होंने फ्रांस का बहुत बड़ा एरिया, माइंड इट, आधे से ज्यादा देश जो फ्रांस का था वो जर्मन्स का हो चुका था। यहाँ पर पेरिस उनकी कैपिटल भी अब की बार तो गिर गई, उनके पास अपनी कैपिटल, खुद की कैपिटल ही नहीं बची। मान लो इंडिया के ऊपर हमला हुआ, दिल्ली ही नहीं बची हमारे पास, वैसा वाला हाल हो जाए तो बहुत बड़ी एक चीज होती है। तो इस टाइम तक जर्मनी ने इसके पूरे फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया, और इसमें हमला तो कर लिया। अब आपको लग रहा है वो एकदम से कैसे कर लिया, तो इनकी एक टैक्टिक्स थी जिसे ब्लिट्सक्रीग बोलते थे ये। अब ब्लिट्सक्रीग की मैं आपको इमेज दिखाऊं तो ये ब्लिट्सक्रीग का यूज करते थे वॉर के अंदर। अब ये मान लो लेफ्ट में आपको मैं दिखाऊं, ये है मान लो एनिमी लाइंस, एनिमी ने यहाँ पे अपने पूरे दबा के सोल्जर्स लगा दिए, व्हीकल्स लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। तो जर्मन्स क्या करते थे,
वीक लाइंस ढूंढते थे कि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि पेनिट्रेशन आसान हो, एक यहाँ पर ढूंढ ली मान लो, एक यहाँ पर ढूंढ ली। तो जर्मन्स क्या करते थे कि एक ही पॉइंट पर अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट करते थे और उसे ब्रेक करते थे। तो जब वो एक वीक पॉइंट ब्रेक होता था तो उसके बाद वो मूवमेंट शुरू करते थे। तो एक तो जो था उनका मेन जो बड़ी फोर्स थी वो तो आगे ही जाती थी ब्रेक करने के बाद भी, बाकी जो छोटी छोटी जो टुकड़ियां थी ना वो टूटती जाती थी। तो ये जो मान लो ये एनिमी है, तो जर्मन फोर्सेस आएंगी, आगे से भी आएंगी पीछे से भी आएंगी और इनको सराउंड कर लेगी। और इस तरफ है तो इस तरफ भी जाएगी, आगे पहुंच गई मान लो आगे चलेगी, थोड़ी सी फोर्स यहाँ से भी चली जाएगी जब, और ये फोर्स आगे बढ़ती रहेगी और आगे मेन जो शहर है उसके ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी जर्मन्स के लिए उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हुई थी। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर और डिटेल में बताऊं तो ये कैसे होते थे। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड लाइंस ऑफ आर्मर एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। अब आर्मर क्या होता है? आर्मर्ड एक कोर होता है मिलिट्री का जिसके अंदर जो टैंक्स होते हैं मेनली वो चलते हैं, और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है, जो इन्फेंट्री होती है वो होती है पैदल सैनिक। पर अगर उसके आगे हम मैकेनाइज्ड वर्ड लगा दें तो उसका मतलब होता है वो सैनिक जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं। तो सब कॉन्सेंट्रेटेड लाइंस इनकी चलती थी सबसे आगे, और इनके ऊपर से इनको सपोर्ट देने के लिए चलती थी एयरफोर्स, और उनको एयर सपोर्ट मिलता था। जर्मन इसको फ्लाइंग आर्टिलरी भी बोलते हैं, आर्टिलरी यानी तोप के गोले जो आसमान में से गिरते थे। तो ये तो दोनों चीजें हो गई, और इनके जस्ट पीछे इनकी जो रेगुलर इन्फेंट्री या पैदल सैनिक है वो चलते थे। तो इस वजह से शॉर्ट पावरफुल और इफेक्टिव अटैक्स होते थे ये, क्योंकि ये एक नहीं करते थे सिर्फ, ऐसे ऐसे 5-5 10-10 अटैक्स एक ही बैटल में अलग अलग जगह पर करते थे और एनिमी लाइंस को बिखेर ही देते थे। तो ये स्ट्रैटेजी इनके लिए काफी कामयाब थी और इन्होंने काफी बड़ा एक एरिया फ्रांस का भी कैप्चर कर लिया था। तो आगे बढ़ते हुए बैटल ऑफ ब्रिटेन। अब यहां पर देखिए आप, इसी मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब इन्होंने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये जो एरिया था ये तो इनका ही था, और ये ब्रिटेन है, ये कितना ही दूर बचा है फ्रांस से। यहां से अगर आपको कोई प्लेन भेजना हो ब्रिटेन से फ्रांस के ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं थी। एयरफोर्स के पायलट्स का ब्रिटेन की धरती पर जाकर बॉम्ब करना कोई दिक्कत वाली बात अब बची नहीं थी, क्योंकि इनके पास इतना सारा एरिया आ चुका था फ्रांस का जो इतना पास था ब्रिटेन में। तो यही जर्मन्स ने प्लान भी करा कि हम ऑपरेशन सी लाइन चलाएंगे। सी लाइन इस ऑपरेशन का नाम था 1940 में, जिसमें जर्मन लुफ्टवाफ यानी कि जर्मन एयरफोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच में हुआ था। तो यहां पर अगर इस मैप में मैं आपको दिखाऊं तो ये थे जर्मन्स, यहां पर जर्मन्स अपने प्लेन्स को यहीं से उड़ाते थे, और इनका प्लान था कि यहां पर जाके लंदन में उनकी इंडस्ट्रीज और उनके बड़े बड़े जो शहर हैं उनको टारगेट करेंगे। अब इंडस्ट्रीज तो है कि ब्रिटेन की इकोनॉमिकली कमर तोड़नी है, तो इंडस्ट्रीज तो उस वजह से टारगेट कर रहे हैं। अब जो दूसरी चीज थी कि सिविलियंस जो बड़े बड़े शहर है उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो उनका मोटिव था कि जो ब्रिटिश जनता है, जो आम इंसान है ब्रिटेन में, वो थक जाए इस वॉर से, उसका मोराल इतना गिरा दो कि मेरे घर पे भी बॉम्ब गिर सकता है, तो उस बंदे का मोराल इतना गिरा दो कि वो ब्रिटेन की सरकार के ऊपर ही प्रेशर बनाना शुरू कर दे कि भाई बस करो। हालांकि इसके बाद इसमें दिक्कत क्या है, ये प्लान सुनने में तो बहुत प्यारा लग रहा था कि हम डिमोरलाइज भी कर देंगे ब्रिटिशर्स को और साथ के साथ उनकी इंडस्ट्रीज भी तबाह कर देंगे। पर बात क्या बनी, यहाँ पर ब्रिटेन के पास दो बहुत बड़े एडवांटेज थे, जिसमें पहला एडवांटेज था इनका रेडार सिस्टम। जो ब्रिटिश रेडार सिस्टम था वो बहुत एडवांस था। अब रेडार सिस्टम क्या होता है कि वो प्लेन आ रहा है तो उसको दूर से ही बता देंगे कि मान लो यहां से एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो ब्रिटिश फोर्सेस को पता चल जाता था और वो उसके अकॉर्डिंगली एक दो प्लेन यहां से भेज देंगे अपने कि यहां पर एक प्लेन आ रहा है। तो इस हिसाब से तो एक तो रेडियो सिस्टम था, दूसरा था होमलैंड की हमारी अपनी धरती। जर्मन्स का जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि हम ब्रिटेन की धरती पर बॉम्ब्स गिराएंगे और उनकी जनता और उनकी इंडस्ट्रीज को तबाह करेंगे। बट दिक्कत क्या थी, उनकी धरती पर जब ये जर्मन पायलट्स जाते थे, यहां पर लड़ाई होती थी, मान लो किसी जर्मन पायलट ने 2 ब्रिटेन के प्लेन भी गिरा दिए और एक में तीसरा प्लेन जो ब्रिटेन का था उसने एक जर्मन पायलट भी गिरा दिया,
तो अब क्या हुआ, 3 प्लेन तो गए ब्रिटेन के पास, बट जो 2 पायलट थे ब्रिटेन के वो बच गए। बट जो जर्मन पायलट था वो गिर तो ब्रिटिश टेरिटरी पे ही रहा है, नीचे तो बैठे तो अंग्रेज ही हैं। तो वहां पर वो पायलट फंस जाता था, तो वो पायलट बन जाता था प्रिजनर ऑफ वॉर। अब पायलट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत बड़ा एसेट था, क्योंकि आप किसी को बंदूक चलाना सिखा सकते 2-3 दिन में, प्लेन उड़ाना नहीं सिखा सकते। प्लेन उड़ाने के लिए आपको उसको बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और बहुत चीजें देनी पड़ेंगी। तो ऐसा होते होते जर्मनी के इतने पायलट्स प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए कि यहाँ पर जर्मन के पास प्लेन्स तो हैं, बहुत सारे प्लेन्स पड़े हैं अभी भी इनके पास, पर पायलट्स ही नहीं बचे। उनको उड़ाएगा कौन, सारे पायलट्स तो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। तो इस वजह से जर्मनी ने ऑपरेशन सी लाइन खुद ही बंद कर दिया कि अब नहीं कर रहे हम। तो इस वजह से जब जर्मनी ने खुद ही बोल दिया तो ब्रिटेन जीत ही गया, क्यों, क्योंकि उनके पास रेडार सिस्टम था और ओम एयरलैंड था। तो अब आगे चलते हैं। तो अब ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था हिटलर का। हिटलर का ही था ये, क्योंकि जर्मन जो टॉप कमांड थे उन्होंने तो मना ही करा था इस चीज के लिए। क्या चीज थी कि जर्मन इन्वेजन ऑफ रशिया, ऑपरेशन बारबाडोसा। तो ऑपरेशन बारबाडोसा कहता है कि हम रशिया के अंडर जाके उनकी टेरिटरी में अटैक करेंगे, जिसके लिए सब मना कर रहे थे हिटलर को कि भाई मत कर, हम ऑलरेडी जीत रहे हैं फ्रांस में, ब्रिटेन को भी हम अभी अभी एंगेज करके हटे हैं ऑपरेशन सी लाइन में, हमें एक और फ्रंट वॉर का अपनी टेरिटरी में डायरेक्टली नहीं खोलना चाहिए। बट हिटलर था, हिटलर कहाँ मानने वाला था, तो उसने तो बोला हम तो जी करेंगे, कर लो क्या करोगे। तो इनिशियली जब पोलैंड के ऊपर कब्जा हुआ था ना, उसी टाइम पर जर्मन्स ने वैसे एक ट्राई भी करी थी कि हम रशिया को बिफ्रेंड कर लें या फिर अपने साथ एक अलायंस बना ले रशियंस के साथ। तो वो चीज के टाइम पे रशियंस को चाहिए थे स्कैंडिनेवियन रीजन। स्कैंडिनेवियन रीजन में उनको काफी टेरिटरीज चाहिए थी। स्कैंडिनेवियन रीजन्स वो थे जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है आज के टाइम पे, वहां पर बोल रहे थे कि हमें ये एरिया दे दो और हम तुम्हारे साथ एक मिलिट्री अलायंस बना लेंगे। तो जर्मन्स ने कर दिया मना, तो वो तो चलो ऑप्शन हो गया बंद। बट अब यहाँ पर वही है ना, हिटलर का दिमाग तो वैसे ही घुमा हुआ है, तो उसने रीजन भी बड़ा अड़ंग बड़ंग सा ही दिया कि रशियंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, कि अगर हमने नहीं करा तो उन्होंने लाइट फोर्सेस के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर देना है, तो हम ही कर देते हैं उनके ऊपर अटैक। और ऑपरेशन बारबाडोसा शुरू कर दिया। और ऑपरेशन बारबाडोसा में उसका प्लान था कि हम 3 शहर लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड के ऊपर हमला करेंगे और उस हिसाब से हम रशिया को खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे। और ये इनिशियली काफी हद तक सक्सेसफुल भी था, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा जब मैं, तो और थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही जान लो कि लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड और मॉस्को के ऊपर प्लान था। तो अब एक चीज थी, ये सब तो चल रहा है यूरोप में, उन्होंने रशिया के साथ भी पंगे लेने शुरू कर दिए जर्मन्स ने, और फ्रांस के साथ भी चल रहा था, ऑपरेशन सी लाइन भी हुआ था ब्रिटेन के साथ। तो यहां पर एक चीज होती है, जापान जो था, तो जापान जो था ना वो फिलहाल एशिया में था, और एशिया में जापान को लगा कि यार मैं तो यहाँ पे हूँ, जर्मनी वगैरह और इटली वगैरह तो अपने आसपास हैं, वो तो अपने आप को एक दूसरे को देख लेंगे। ब्रिटेन है और फ्रांस है, वो बहुत दूर है मेरे से, तो मेरे ऊपर क्या ही हमला करेंगे। और जो सोवियत यूनियन है वो ऑलरेडी जर्मनी के साथ एंगेज्ड है, तो वो भी मेरे से कुछ नहीं कह रहा। तो उसने सोचा कि ये इकलौती जगह बसती है यूएसए, जो मेरे को परेशान कर सकता है। और यूएसए भी क्यों, क्योंकि उसके पास हवाईन आइलैंड्स के अंदर ना एक बेस था पर्ल हार्बर के नाम से। पर्ल हार्बर क्या था, ये उनका एक नेवल बेस था यूएसए वालों का। तो जापान को लगा कि इससे पहले वो चीज कुछ हो, हम इनका ये पर्ल हार्बर ही तबाह कर देते हैं। और ये पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो कि जापान की सबसे बड़ी गलती होती है वर्ल्ड वॉर 2 की, क्योंकि इसी के बाद हिरोशिमा और नागासाकी वाला इंसिडेंट होता है जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था। तो उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही है, क्योंकि यूएसए ने इमीडिएटली अटैक नहीं किया था। तो जापानीज थे, उन्होंने पर्ल हार्बर के ऊपर तो बॉम्ब गिरा ही था। तो दूसरी तरफ जापानीज जो थे ना, ये आपको मैं एम्पायर दिखाऊं जापान का,
ये जो जितना भी रेड में एरिया है ना, ये सारा जापान का है, सारा। ये कोरिया है, ये चाइना में, ये मंचूरिया बोलते थे उस टाइम पे इसको। तो यहाँ पर वो बर्मा तक पहुंच गया था। बर्मा ही आज के टाइम पे म्यांमार बोलते हैं इसे। जापान क्योंकि थाईलैंड पे उसके पास बेस था, तो उन्होंने बर्मा के ऊपर भी फटाफट से कब्जा कर लिया था। तो बर्मा के ऊपर कब्जा हो गया। अब ये रहा इंडिया, जो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया होता था। अंग्रेजों का बड़ा ही एक प्राइज्ड पोजीशन, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ रहा था, बहुत सारे सैनिक आ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए, और बहुत सारा अनाज भी आ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में अपने सैनिकों को खिलाने के लिए। तो इंडिया बहुत जरूरी था कि इस वॉर में किसी के हत्थे ना चढ़े, अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था। तो जापान का प्लान था कि हम इंडिया पर ही अटैक करेंगे अब। तो यहाँ बर्मा तक तो ये बड़े आराम से पहुंच गए थे, क्योंकि थाईलैंड उनके पास था। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये जब इंडिया के पास आए, तो हुआ बैटल ऑफ कोहिमा और बैटल ऑफ इम्फाल। ये लगभग साइमल्टेनियसली चले थे, इसलिए हम उनको इकट्ठा बोलते हैं। इनकी अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अगर आप आज देखें, तो इनके नाम से स्क्वाड्रन है इनके नाम पर, हाँ, कोहिमा और इम्फाल के नाम पर। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जब जापान के साथ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी, तो वो कोहिमा और इम्फाल के ऊपर लड़ी थी। तो यहाँ पर बर्मा के ऊपर कैप्चर तो था, तो उन्होंने प्लान तो कर लिया कि हम इंडिया के ऊपर कर देंगे अटैक। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी, वो इस बैटल को जीती थी। इसमें ही कि आप नाम जरूर याद रखिएगा कि गोरखा राइफल्स से, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें बड़ा रोल प्ले किया था। बाकी रेजिमेंट्स भी थी, बट गोरखा राइफल्स ने ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उस टाइम पर कोहिमा और इम्फाल में लड़े थे। तो यहाँ पर अगर आप कोई नॉर्थ ईस्ट में देखें, कोहिमा और इम्फाल ऐसी जगहें थी कि अगर ये दोनों जापानीज के हाथ लग जाती तो पूरा नॉर्थ ईस्ट गया था। हालांकि हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इसको रोक लिया। जापानीज इंडिया में आने का ट्राई कर रहे थे, पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जिसमें भी स्पेसिफिकली गोरखा राइफल्स ने, जापान को तो रोक दिया कि आप इंडिया में तो नहीं आ पाओगे कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई के बाद। और वहां पर नॉर्थ में आप देखोगे कि अभी भी जो यूरोप में हैं जर्मन्स, सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहे हैं ऑपरेशन बारबाडोसा के साथ, और फ्रांस के ऊपर उनका कब्जा है, और ऑपरेशन सी लाइन अभी बंद हो रखा है। तो अब इसी टाइम पर साइड बाय साइड नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर ऑफ वॉर में क्या हो रहा होता है, जो 1940 और 1943 के बीच में बहुत एक्टिव था। तो इस टाइम पे क्या होता है कि एलाइड फोर्सेस थी ना, वो सोवियत यूनियन जो जर्मनी से लड़ रहा था ऑपरेशन बारबाडोसा के टाइम पर, उसमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रखा था जर्मनी का। तो वो चाहते थे कि जर्मन फोर्सेस है ना, वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाए। तो जर्मन फोर्सेस को डिवाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो अफ्रीका के अंदर, ये आप जो ग्रीन कलर में देख रहे हो ना, ये इटालियन टेरिटरीज है, ये दोनों इटालियन कॉलोनीज है। और ये जो ब्लू में है ये ब्रिटिश है, और जो रेड में ये फ्रेंच है। तो इन दोनों ने मिलकर लीबिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब इटली था तो जर्मनी का ही, एक जिसे कह सकते हैं मिलिट्री अलायंस इनके साथ जर्मनी के साथ ही था, तो जर्मन्स को भी आना पड़ा इनकी मदद करने के लिए। तो इसके अंदर ये जो आप शक्ल है ना, इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये है जनरल इरविन रोमेल। इनके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अफ्रीकन थिएटर ऑफ वॉर के अंदर। तो जो अफ्रीकन थिएटर ऑफ वॉर थी, वो स्टार्ट तो करी थी एलाइड ने, ताकि सोवियत यूनियन के ऊपर से थोड़ा प्रेशर हट जाए। बट इरविन रोमेल की लीडरशिप के अंडर वो इतने एक एबल लीडर थे कि जर्मन्स डोमिनेट कर रहे थे उधर। हालांकि एलाइड नेशंस ने बहुत जोर लगाया, बट ये इरविन रोमेल आदमी ही इतना चालाक था, ये वॉर इतनी चालाकी से लड़ता कि इसका निकनेम भी पड़ गया था द डेजर्ट फॉक्स। नॉर्थ अफ्रीका में इनके कारनामों के लिए इनको डेजर्ट फॉक्स भी बोला जाता है, और ये आगे चल के जर्मन आर्मी के फील्ड मार्शल भी बनते हैं। तो इनके अंडर लगभग तय था कि जर्मन और इटालियन फोर्सेस मिलके जीतेंगे ही जीतेंगे नॉर्थ अफ्रीका में। इन्होंने अपनी टेरिटरी तो डिफेंड करी, उल्टा और कैप्चर भी करनी शुरू कर दी थी। बट जिसे बोलते हैं ना, हिटलर का एक दूसरा बहुत बड़ा ब्लंडर था ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, कि इसने ये सोचा कि यार ऑपरेशन सी लाइन में भी हम हारे हैं, रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और ये नॉर्थ अफ्रीका में तो जीत ही रहे हैं हम, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सोचा कि रोमेल को मैं बुला लेता हूँ। क्यों कि
ताकि वो यूरोपियन थिएटर ऑफ वॉर में लीड कर सके। अब उसे लगा कि यार सबको सब कुछ ठीक चल ही रहा है तो कोई और जनरल भी ठीक चला लेगा। इरविन रोमेल जो हमारा जो बोलते हैं ना स्टार जनरल है, उसे हम यूरोप में बुलाते हैं कि वो ऑपरेशन बारबाडोसा को लीड करे। और जो बारबाडोसा को लीड कर रहा था उसे भेज दिया कि भाई तू अफ्रीका का संभाल ले। अब इसमें क्या हुआ कि इरविन रोमेल की जो मेजोरिटी ऑफ द सर्विस थी वो कटी थी नॉर्थ अफ्रीका में। वो उसकी टेरेन को रग रग से वाकिफ थे कि अफ्रीका में लड़ना कैसे है, वो इरविन रोमेल से अच्छा कोई नहीं जानता था। बट उनको भेज दिया भाई तू यूरोप में लड़, रशिया की ठंड में। और जो रशिया की ठंड में बंदा लड़ने के लिए प्रैक्टिस था, ट्रेंड था, उसकी सर्विस वहां पे थी, उसको भेज दिया तू अफ्रीका में। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो जर्मन्स थे ना वो हारने शुरू हो गए। क्योंकि वही बात, आप एक बंदे को, अब वही बात, आप बंदर को बोलोगे तो स्विमिंग कर, और मछली को आप बोल रहे हो कि तू पेड़ चढ़ जा, तो वहां पर तो दिक्कत हो नहीं थी। तो जर्मन फोर्सेस तो हारना शुरू हो ही गई। और इटालियंस इतने ताकतवर थे नहीं कि वो अपना ग्राउंड होल्ड कर सके एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट। तो इस वजह से, सिर्फ इस एक ब्लंडर की वजह से हिटलर के, ये जो वॉर जो जीतते जीतते वो हार गए और एलाइड नेशंस नॉर्थ अफ्रीका में जीत गए और लीबिया पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। अब ये जो लीबिया था ना, इसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा हो चुका था एलाइड फोर्सेस का। अब यहां से इटली बहुत दूर नहीं था, ये अब इटली के ऊपर यहां से हमला करना शुरू करने वाले थे। तो यहां पर जब इटली इतना पास इन्हें दिख रहा है कि जर्मन फोर्सेस तो ऊपर गई, वहां पर यूएसएसआर के साथ लड़ रहे हैं वो, तो वो सोचते हैं इटली के ऊपर हमला करते हैं। और इटालियन फोर्सेस इतनी ताकतवर नहीं थी, उन्हें भी पता था कि अगर हम लड़ेंगे डायरेक्टली अपनी लैंड पर तो हम हारेंगे। तो यहां पर इटली सरेंडर कर देता है। लिटरली वॉर शुरू हुई भी नहीं थी इटली के लैंड पे, उससे पहले इटली बोलता हम नहीं कर रहे। अब ऐसा क्यों था? पहली चीज तो नॉर्थ अफ्रीका में को एक बेस मिल गया था सक्सेसफुल, कि जहां से वो इटली के ऊपर अटैक कर सके। और उन्होंने सिलसिली के ऊपर अटैक कर भी दिया था, वो एक छोटा सा शहर था इटली का। तो उसके बाद जो इटालियन राजा था, इटालियन किंग था विक्टर इमैनुअल, वो नहीं चाहता था कि एलाइज इन्वेड करे उसका लैंड और उस इटालियंस को मारे। तो उसने तो ऑलरेडी बोल दिया कि मुझे तो नहीं लड़ना। उसने जनता को भी कन्विंस करना शुरू कर दिया। बट जो बेनिटो मुसोलिनी था वो अड़ गया कि मैं तो लड़ूंगा, कर लो क्या करोगे। बट वही बात है, जनता इतनी भी पागल नहीं थी। उन्होंने बोल दिया, जनता ने खुद ही रेबेल कर दिया बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ कि हमें नहीं लड़नी जंग। और उसे जो वो पावरफुल पोजीशन में था जिसकी वजह से वो जंग लड़ रहा था, वहीं से हटा दिया कि नहीं, हमें जंग नहीं लड़नी। और इटली ने फॉर्मली ऑप्ट आउट कर लिया इस वॉर से कि हम अब और नहीं लड़ेंगे 1943 में। तो ऐसे तो इटली का तो हो गया क्रियाक्रम खत्म। इटली तो बोलता अब हम नहीं लड़ रहे। और अब दूसरी तरफ जर्मनी था, वो तो अभी भी लड़ी जा रहा था सोवियत यूनियन के साथ। तो उसमें क्या हुआ, जो ऑपरेशन बारबाडोसा था, अगर मैं आपको मैप दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका प्लान तो था कि लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड पे हमला करेंगे। और यहाँ तक ये पहुंच भी गए थे। जर्मन बहुत तेज आगे बढ़े थे, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, इतना ज्यादा तेज कि उनका ही नुकसान हो गया। जर्मन्स ने इतनी जल्दी टेरिटरीज कैप्चर कर ली रशिया की कि यहाँ पर जो उनकी लॉजिस्टिक लाइंस थी, यहाँ मान लो एक जर्मन्स की पोस्ट है और उनका लॉजिस्टिक्स जो था वो यहीं पर रह गया। अब लॉजिस्टिक्स की लाइंस बिछानी पड़ती है, आपको रोड्स बनाने पड़ते हैं, आपको रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बिठाना पड़ता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपका जो सोल्जर्स का आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, हथियार हैं और गोलियां हैं, वो कैसे जाएंगी? और उनके साथ साथ सोल्जर्स यार भूखे थोड़ा ना लड़ेंगे, खाना तो उनको भी देना है। अब खाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन की लाइन थी या लॉजिस्टिक्स की लाइंस थी वो बिछी ही नहीं। इतना जल्दी जर्मन्स आगे बढ़ गए कि वो लाइंस ही नहीं बिछ पाई। तो इस वजह से यहाँ पर जो बंदे बैठे थे इनको ड्रॉबैक करना पड़ गया कि हमें वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोलियां ही नहीं बची, हमारे जवान भूखे मर रहे हैं और हमारी बंदूकों में गोलियां है नहीं, हम लड़ेंगे कैसे रशियन से? तो वो हर डायरेक्शन से जर्मन ने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास सामान ही नहीं है, लड़ेंगे कैसे? तो उसके पीछे पीछे से यहां से रशियंस ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। इनके धीरे धीरे इनको पीछे इनके लगे रहे, इनको पीछे से मारते भी रहे और इनको इनका पीछा करते 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 वो जर्मनी के मेन लैंड तक पहुंच गए।
जहां पर उनको मिल गया बर्लिन। बर्लिन यानी जर्मन कैपिटल, जहां पर हिटलर बैठा था। वहां पर ये पहुंच गए और इन्होंने बर्लिन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, पहला पॉइंट आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो कि जर्मन फोर्सेस ने एडवांस करा और स्टार्टिंग में वो जीत भी रहे थे, बट इतना ज्यादा एडवांस कर लिया कि लॉजिस्टिक्स ही नहीं लग पाए पूरे, और उनको मजबूरन रिट्रीट करना पड़ गया। और बर्लिन में बैटल ऑफ बर्लिन लड़ा गया। और बैटल ऑफ बर्लिन जब हुआ ना, तो सोवियट्स ने इतना बुरी तरह मारा इनको, इतना बुरी तरह मारा कि जर्मनी हार ही गया। हिटलर ने सुसाइड कर ली और जर्मनी सरेंडर करे उससे पहले वो मतलब खत्म ही हो चुका था, क्योंकि कोई चांस ही नहीं अब जर्मनी लड़ सका, इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया था। तो मई 1945 में जर्मनी भी बोलता है कि हम नहीं लड़ेंगे। तो अब क्या हुआ कि 1943 में इटली ने सरेंडर कर दिया और 1945 में जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। तो अब एक्सिस के पास सिर्फ इकलौता पावर बची थी, जो थी जापान, जिसने अभी अभी पर्ल हार्बर में भी पंगे लिए थे। उसने इंडिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी थी। कोहिमा और इम्फाल में जापान हार गया था, बट वो मानने को तैयार नहीं था। अब जापानीज फोर्सेस थी, उनका सबसे बड़ा एलाई था जर्मनी। जर्मनी भी हार गया, उसके बाद भी वो बोल रहे हम तो नहीं हटेंगे, हम तो लड़ेंगे। वो एडमेंट थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पर्ल हार्बर हुआ था, जो पर्ल हार्बर जो अमेरिका का नेवल बेस था, उसके रिस्पॉन्स में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग हुई। अब बॉम्बिंग एरी एरी बॉम्बिंग नहीं हुई, एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए। लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम का बॉम्ब एक दिन के बाद दूसरे दिन हिरोशिमा और उसके बाद नागासाकी पर गिराए गए। और उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद जापान का वो हाल हुआ कि मतलब उन्होंने इतनी डिस्ट्रक्शन देख ली अपने लैंड पे कि जापान ने बोल दिया, अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया कि हम कुछ नहीं मांग रहे, जो तुम बोलोगे हम वो करेंगे। और जापान ने कर दिया सरेंडर। और जापान के सरेंडर के बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुकी थी। तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, इसके बाद नाजी जर्मनी खत्म हो चुका था, फैसिस्ट इटली खत्म हो चुका था। इन दोनों के देशों में सरकारें बदल चुकी थी और जो इंपीरियल जापान था वो अब सिर्फ जापान बचा था। तो ये अगर आप फोटो देखना चाहो, लिटिल बॉय और फैट बॉय की है। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हुए थे वर्ल्ड वॉर टू के, अब वर्ल्ड वॉर वन के भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, बट वर्ल्ड वॉर टू के थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इनका इम्पैक्ट आज भी हम देख सकते हैं। सबसे पहला कि यूनाइटेड नेशंस बना था, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस तो हो गया फेल। तो अब की बार इन्होंने एक्चुअली एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी बॉडी बनाई जो एक्चुअली कुछ कर सकती थी, जिसके पास एक्चुअली पावर्स थी। आज भी अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन के पास पीस कीपिंग फोर्सेज है, जिसमें इंडिया के सोल्जर्स बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली एक ऐसी चीज थी जो काफी हद तक आगे चल के काफी वॉर्स भी रोकेंगी। उसके बाद कॉलोनियल रूल जो था उसका एंड हुआ, और इसी कॉलोनियल रूल का जो एंड हो रहा था, जब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर आ रहा था कि भाई इतना जमाना मॉडर्न आ गया, तुम आज के टाइम पर भी कॉलोनीज रख रहे हो, ये गलत है। तो इसकी वजह से इंडिया की आजादी को, जो इंडिया को आजादी मिली थी, उसका भी इसमें रोल था। तो अगला था कि इटली और जर्मनी में डिक्टेटरशिप बंद हो गई। हिटलर खत्म हो चुका था, बेनिटो मुसोलिनी खत्म हो चुका था। और ये यूएसए और यूएसएसआर एज अ सुपर पावर बने। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये जो सुपर पावर्स हुआ करती थी, ये वॉर के बाद इतनी ड्रेन हो गई कि ये अब सुपर पावर बनने की रेस में ही नहीं बची। और जो यूएसए थे और यूएसएसआर थे, ये दोनों वर्ल्ड में नई सुपर पावर बने, और इन दोनों के बीच में ही आपस में स्टार्ट हुई कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या थी कि ये डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, बट अलग अलग फील्ड्स में लड़ते थे। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर लड़ाई चल रही है कि हम रेस लगा रहे हैं, हम आगे जाएंगे, उस टाइप की चीजें। और उसके बाद जर्मनी का एक पार्टीशन भी हुआ था ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ना भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है कि इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल था, उसको इसकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ मिली थी। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और बहुत चीजें हुई थी। तो ये सारे थे कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड वॉर टू के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।